सुनेंगे, ध्यान देंगे सभी लोग। भारत में मुख्यतः दो तरह की नदियाँ बहती हैं। एक जो है ना हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और एक प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। यदि हम नक्शा देखते हैं एक बार, जैसे भारत का नक्शा को गौर से देखा जाए भारत में मुख्यतः दो तरह की नदियाँ बहती हैं। एक नदियाँ हिमालय से निकलने वाली नदी, ऊपरी दिशा से जितनी नदियाँ निकलती है भारत में ये सब हिमालय से निकलने वाली नदी है, और दक्षिणी भारत से जितनी नदियाँ निकलती है उसको प्रायद्वीपीय भारत की नदी कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं हम कि एक हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, हिमालय से जो नदी निकलती है उसमें सालों भर पानी रहता है। सालों भर पानी रहने का कारण ये है कि वो बर्फ से ढका हुआ था, चारों तरफ यहाँ बर्फ ही बर्फ है। गर्मी के मौसम में बर्फ जो है ना पिघलता है, तो जहाँ वहाँ जो है ना बर्फ पिघलने से सभी तरह जितनी भी नदियाँ बहती है उस सब में पानी बना रहता है। हिमालय से निकलने वाली नदियों में बरसात के मौसम में तो पानी रहता ही है, और गर्मी के मौसम में बर्फ पिघलने के कारण वहाँ पे पानी जो है ना हमेशा विद्यमान रहता है। हिमालय से निकलने वाली नदियों का खासियत ये है इसमें सालों भर पानी भरा रहता है, इसलिए इसको बारहमासी नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? बारहमासी नदी के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको बारहमासी नदियाँ भी कही जाती है। दूसरा एक नदी होता है भारत में बहता है जिसको प्रायद्वीपीय नदी कहते हैं। प्रायद्वीपीय नदी जो है ना ये दक्षिणी भारत से निकलता है। प्रायद्वीपीय नदियाँ की बात करते हुआ हम तो ये दक्षिण भारत से, जैसे कि मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के नीचे की ओर बहने वाली जितनी नदियां हैं उसको हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की नदी कहते हैं। यहाँ पे जितनी भी नदियां बहती है वहाँ सालों भर पानी नहीं रहता है, वहाँ सालों पानी नहीं रहता। जब तक वर्षा होता है वहाँ पे पानी बहता है, वर्षा नहीं होता है तो उस नदियों में पानी की मात्रा नहीं पाई जाती है। इसको प्रायद्वीपीय नदी कहते हैं। प्रायद्वीपीय नदी का दूसरा नाम है बरसाती नदी। क्या नाम हुआ? बरसाती नदी। इसको बरसाती नदी के नाम से हम लोग जानते हैं। नदियां मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक को कहते हैं हिमालय से निकलने वाली नदियां, वो ऐसी नदियां जो हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र से निकलती हैं जहां बर्फ के पिघलने के कारण या वर्षा के कारण हमेशा पानी रहता है, उसको हिमालय से निकलने नदी कहते हैं। इसमें सालों भर पानी रहता है, इसलिए इसको जो है ना हम लोग बारहमासी नदी भी कहते हैं। और वैसी नदियां जो दक्षिण भारत के क्षेत्र से बहती है जहां सालों भर पानी नहीं रहता है, जिस समय वर्षा का मौसम होता है उस समय पानी रहता है, इसको हम लोग बरसाती नदी कहते हैं या इसी को प्रायद्वीपीय नदी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहाँ से एक नदी बहती इसका नाम है गंगा, एक नदी बहती इसका नाम है ब्रह्मपुत्र। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र में सालों भर पानी रहता है। यह हिमालय से निकलने नदी है, बारहमासी नदी है। यहाँ से नदी निकलता है सिंधु, यहाँ से नदी निकलता है सिंधु, जो सिंधु अंततः अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती हुआ? अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरने वाला सिंधु यह भी हिमालय से ही निकलता है, इसको भी बारहमासी नदी कहते हैं। यहाँ पे जितनी भी सहायक नदियाँ जैसे सिंधु, सतलज, रावी, ब्यास, झेलम, चेनाब, ये सब की सब नदियाँ जो है ना हिमालय से निकलने वाली नदी है। यहाँ पे रामगंगा, यमुना, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, ये जितनी भी नदियाँ बहती है ऊपर की ओर से उसको हिमालय से निकलने नदी कहते हैं, जिसको बारहमासी नदी के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे एक बार एग्जाम्पल लिख देते हैं यहाँ पे बारहमासी नदियों का। एक का नाम है गंगा, उसके बाद ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र के बाद सिंधु, और सिंधु के बाद सतलज, रावी, चेनाब, झेलम, ब्यास के साथ साथ रामगंगा, यमुना, और ऐसी न जाने जैसे कि यहाँ पे बागमती, गंडक, बूढ़ी गंडक, उसके बाद कोसी, उसके बाद महानंदा, ये जितनी सारी नदियां हैं ये सब की सब नदियां उत्तरी भारत से बहती है, और ये सब को हिमालय से निकलने नदी के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीपीय नदी की बात करते हैं जिसको बरसाती नदी कहते हैं, इसमें आता है गोदावरी। कौन आता हुआ? गोदावरी नदी, उसके बाद कृष्णा के साथ साथ कावेरी, और कावेरी के बाद यहाँ पे एक और नदी आ जाता है जिसको तुंगभद्रा कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तुंगभद्रा।
या महानदी, ऐसी जितनी भी नदियां हैं इसको हम लोग बरसाती नदी या इसको प्रायद्वीपीय नदी के नाम से जानते हैं। अब रह गया बात कि इसमें एक एक करके हमें सभी नदी के बारे में जानना है। जैसे सबसे पहली बार बात करते हैं सिंधु नदी का। किसका बात करते हैं? सिंधु नदी। तो सिंधु नदी जो है ना हमारे नेपाल के ऊपर में जो क्षेत्र पड़ता है इसको तिब्बत बोलते हैं। तिब्बत के क्षेत्र में एक कैलाश पर्वत श्रेणी है। यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी जिसका नाम है कैलाश पर्वत श्रेणी, और कैलाश पर्वत श्रेणी के पास एक झील है जिस झील का नाम है मानसरोवर झील। क्या नाम हुआ? मानसरोवर झील। नेपाल के उत्तर दिशा में तिब्बत देश है। तिब्बत देश में एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है कैलाश पर्वत श्रेणी, और कैलाश पर्वत श्रेणी पर एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील के चेमायुंगडुंग हिमनद से एक हिमनद है जिस हिमनद का नाम है चेमायुंगडुंग। चेमायुंगडुंग हिमनद से एक नदी निकलती है जिसको हम लोग सिंधु के नाम से कहते हैं। यह नदी जो है ना सेरमुख से होते हुए और ये झेलम, ये जो है ना लद्दाख और कश्मीर से होते हुए यह नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद यह पाकिस्तान के बीचों बीच होते हुए यह नदी अंतिम में जो है ना अरब सागर में गिरता है। यह नदी अंतिम में गिरता है अरब सागर में। हालांकि एक बात और सीख लीजिए कि अरब सागर में गिरने वाली सभी नदियां ज्वार नदमुख बनाती है, जिसको अंग्रेजी में एस्चुरी कहते हैं। अरब सागर में गिरने वाली सभी नदियां ज्वार नदमुख बनाती है जिसको एस्चुरी कहते हैं। इसलिए बनाती हैं क्योंकि जब कोई भी नदियां ऊंचाई से गिरता है तो ऊंचाई से गिरने का गड्ढा का निर्माण करता है, इसलिए इसको ज्वार नदमुख या एस्चुरी कहते हैं। तो सिंधु नदी भी एक ऐसा नदी है जो अरब सागर में गिरते समय एस्चुरी का निर्माण करता है, या इसी को हिंदी में ज्वार नदमुख कहते हैं, ज्वार नदमुख बनाती है। भारत से निकलकर, मतलब कि मानसरोवर झील से निकलकर भारत के जम्मू कश्मीर और लद्दाख से होते हुए यह पाकिस्तान के बीचों बीच जाती है और अंततः कराची के नजदीक होते हुए अरब सागर में गिरती है, और गिरते समय यह ज्वार नदमुख बनाती है जिसको एस्चुरी कहते हैं। हमारे इस नदी का कुल लंबाई 2933 किलोमीटर है। नदी की कुल लंबाई 2933 किलोमीटर है। भारत में बहने वाली कोई सबसे लंबी नदी है सिंधु नदी। भारत में बहने वाली, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर, लेकिन भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी? सिंधु नदी, जिसकी लंबाई 2933 किलोमीटर। लेकिन ये भारत में मात्र इतना ही दूर तक बहता है, जो कि यह क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर। बाकी ये सभी दूरियां जो है ना पाकिस्तान में तय करती है। पाकिस्तान में अधिक दूरी तक बहने का इस नदी को पाकिस्तान को सिंधु का देन कहा गया है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सिंधु का देन किसको कहा गया है? पाकिस्तान को। यहाँ पे बीच में जो है ना पूरा का पूरा जितनी भी कृषि कार्य आधारित होता है वह सिंधु नदी पर आधारित होती है, इसलिए जो है ना पाकिस्तान को सिंधु नदी का देन कहा गया है। पाकिस्तान को सिंधु नदी का देन कहा गया है। इसके बाद इसमें कई सहायक नदियां इसमें मिलती है जो कि पाकिस्तान के मिठानकोट नामक स्थान पर मिलता है। जैसे हम बता देते हैं आपको, सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं। एक का नाम है सतलज, एक का दूसरा है रावी, और एक तीसरा है जिसको कहते हैं चेनाब। क्या बोलते हुआ? चेनाब। और एक है झेलम, चौथा नाम पर झेलम, और एक 5 पर हम बोल देते हैं ब्यास। सतलज, रावी, चेनाब, झेलम और ब्यास, ये कुल 5 सहायक नदियां सिंधु नदी में मिलती है जिसको पंचनद कहते हैं। पंचनद के नाम से सिंधु नदी का जाना जाता है क्योंकि इसमें 5 सहायक नदियां मिलती है, और पांचों सहायक नदियां के मिलती है जिस स्थान पर वह जिला मिठानकोट, वह जिला मिठानकोट है। मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिंधु में कुल कितनी सहायक नदियां मिलती है? तो 5, और ये पांचों सहायक नदियां दक्षिण दिशा से मिलती है, और यह पाकिस्तान के मिठानकोट नामक स्थान पर मिलता है। सिंधु में 5 नदी मिलने के बाद इसको पंचनद कहा जाता है। इसको क्या कहता है? पंचनद। आज की क्लास इतना ही पढ़ लेते हैं। तत्काल बहुत बहुत धन्यवाद।